नमस्कार, 20 मिनट 20 खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ संदेड़ा ग्राम पंचायत के संदेड़ा फार्म में सरकारी 8वीं तक का संस्कृत स्कूल पिछले 40 साल से चल रहा है। ये इमारत और चारदीवारी इस बात की तस्दीक कर रही है कि ये स्कूल ही है, लेकिन सरकारी अनदेखी की वजह से ये स्कूल सरकारी दस्तावेजों में 2 बार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बिक चुका है। स्कूल से संबंधित जमीन के इतिहास की बात करें तो ये जमीन टोंक रियासत के नवाब रहे नवाबी खानदान से ताल्लुक रखती है, जिसे 2013 में नवाब साहब आफ्ताब अली खान ने ग्वालियर के रहने वाले शैलेंद्र सिंह भादोरिया को ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद ये जमीन शैलेंद्र सिंह भादोरिया ने संदेड़ा फार्म के घनश्याम को ट्रांसफर कर दिया, जिसके नामांतरण की तस्दीक अभी प्रक्रियाधीन है। इस तरह स्कूल बिकने की खबर से यहाँ के ग्रामीण गुस्से में हैं और स्कूल बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ये हमारा विद्यालय भवन इस एक कचरा नंबर 183 पे बना हुआ है, जिसे असामाजिक तत्वों ने अपने नाम करवा लिया है। जरा सी लापरवाही की वजह से 12 में एक परिवार पूरे 20 दिनों तक सदमे में रहा। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या गया उनके साथ। दरअसल 12 के मुंडली भैरोजी गांव की रहने वाली एक गर्भवती महिला अंता के एक निजी क्लिनिक में चेकअप कराने आई थी। यहाँ उसका HIV टेस्ट किया गया और फिर टेस्ट रिपोर्ट में उसे HIV पीड़ित बताया गया। HIV के संक्रमण की बात जानकर पूरा परिवार सदमे में आ गया। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। इसके बाद किसी की सलाह पर इस परिवार ने एड्स कंट्रोल रूम में महिला की जांच कराई, जहां से उसे निगेटिव रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट से परिवार का जहां टेंशन खत्म हुआ, वहीं अब वे अंता कस्बे में डॉक्टर अनीता जैन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिसकी वजह से वे सदमे में रहे। सभी जांचों के साथ HIV की जांच भी करवाई तो उसने HIV जांच पॉजिटिव थी, तो पॉजिटिव देते हमारा दिमाग खराब हो गया। हम गांव में आते मानसिक तनाव में गया, हमारी दीवारें भी काली हुई और वो गांव वालों ने किसी ने हमसे कहा कि ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है, तो हमने उसको एक कमरे में अलग ही बंद कर दिया। जगह जगह कचरों का अंबार, वार्ड हो या शौचालय, हर जगह गंदगी की भरमार। साफ सफाई तो हाथ में सूरज लेकर भी ढूंढने पर नहीं मिलेगी। पहली नजर में ये अस्पताल कम, कचरा घर ज्यादा नजर आता है। अभी से आप घबराने लगे जनाब, इस कचरा घर में, माफ कीजिए, इस अस्पताल में डेंगू का भी इलाज होता है। कहा जाता है कि डेंगू से बचने के लिए घरों की सफाई जरूरी है, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग को कौन बताएगा कि भैया जरा आप भी जाग जाइए। आम आदमी की हालत पर नहीं तो कम से कम इस अस्पताल पर तो तरस खाइए, जहां डेंगू तो ठीक नहीं होगा, मरीज और उनके परिजन दूसरी बीमारियों के शिकार जरूर हो जाएंगे। मैं एक डेंगू पेशेंट हूँ, 5 दिन से यहाँ एडमिट हूँ और यहाँ पर गंदगी भी बहुत है। मतलब ना तो बाथरूम में पानी आ रहा है, ना साफ सफाई है। हॉस्पिटल के अंदर पूरी गंदगी भरा रखा है। यहाँ डेंगू के लिए सही होने के लिए आते हैं और हॉस्पिटल के अंदर इलाज भी चल रहा है और गंदगी की वजह से और भी ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं और गंदगी यहाँ बहुत फैली हुई है। फरार हैं। भरतपुर में राजा महाराजाओं के जमाने से ही कुश्ती का चलन रहा है और खास बात यह है कि आज भी उस परंपरा को न केवल निभाया जा रहा है, बल्कि उससे बढ़ावा भी दिया जा रहा है। आपको बता दें, इस वक्त भरतपुर में दर्जन भर से अधिक अखाड़े चलाए जा रहे हैं, जहां पहलवान रोजाना सुबह सुबह पहुंचकर जोर आजमाइश करते हैं और कुश्ती के दाव पेच आजमाते हैं। भरतपुर के कई पहलवानों, मसलन एंथनी पहलवान, लाल पहलवान जैसों ने नेशनल लेवल पर अपना दमखम दिखाया। यहाँ के पहलवानों का कहना है कि अगर उन्हें थोड़ी मदद मिल जाए तो फिर से वे भरतपुर का नाम रोशन कर सकते हैं। मेरे को 35 साल हो गए कप्तान साहब के पास आते आते। मैं छोटा सा आया हूँ यहाँ। स्टेट में भी मेडल है मेरे, नेशनल में भी है। मलखम की तरफ लोगों का झुकाव हुआ है, क्योंकि मलखम पहला नया खेल है। उसमें बच्चे जो जा रहे हैं, जो भी शुरुआत उसमें कर रहे हैं, उनको 10,000 रुपये महीना मिलेगा। कुश्ती में कुछ नहीं मिलता है। अभी ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू हुए, उसमें भी कुश्ती को शामिल नहीं किया गया। ये गलत है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें।
केरल के कोच्चि में होटल और रेस्टोरेंट मालिकों ने एलपीजी की बढ़ी कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया। इसी महीने 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 250 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद इसके दाम 2000 रुपए के पार चले गए। कीमत बढ़ाने के इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया। कोच्चि में होटल और रेस्टोरेंट मालिक खाली सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतर आए। इन कारोबारियों ने सिलेंडर कंधे पर लाद कर मार्च भी निकाला। बाद में ये लोग एक पेट्रोल पंप के सामने पहुंचे और वहां खड़े होकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध जताने के लिए कई लोग तो सड़क पर ही लेट गए और लुढ़कते हुए आगे बढ़ने लगे। सड़क पर काफी देर तक ये प्रदर्शन चलता रहा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की कीमत बढ़ाने के फैसले का विरोध किया और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटाने की मांग की। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वहां बिजली गुल होने की शिकायत पर पहुंचे एक कर्मचारी को गांव के दबंगों ने जमकर पीट दिया। बताया गया कि जलालपुर गांव के कुछ लोगों ने बिजली न होने की शिकायत की, जिसके लिए ये लाइनमैन वहां पहुंचा था और उसके खंभे पर चढ़ते ही कुछ लोग उसे पत्थर मारने लगे। जैसे ही वो नीचे उतरा, उन लोगों ने उस पर थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी। ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। वे लोग उसे पीटते पीटते सड़क के किनारे ले गए और फिर उसे जमीन पर गिराकर डंडे से मारने की कोशिश की। इस मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस पर एक्शन ले लिया है। अभी वीडियो के बारे में आप द्वारा बताया गया है। इस प्रकरण की जांच करने के लिए थाना प्रभारी को बता दिया गया है। जो सत्यता होगी, जो साक्ष्य प्राप्त होगा, उस पर कार्रवाई करेगी। लाइनमैन के बावजूद एक और कर्मचारी ने भी आरोप लगाया कि वीडियो बनाने की वजह से उसके साथ भी दबंगों ने हाथापाई की। एक जमाने में ताला उद्योग की वजह से अलीगढ़ की पहचान पूरी दुनिया में ताला नगरी के तौर पर हुई थी, लेकिन आजकल अलीगढ़ की ये पहचान खोने के कगार पर है। दरअसल कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन की वजह से पहले तो लॉक इंडस्ट्री का कामकाज पूरी तरह से ठप रहा और अब जबकि यहाँ कामकाज शुरू हुआ है तो उसके सामने एकाएक कई चुनौतियाँ खड़ी हो गई हैं। चीन से आ रहे सस्ते ताले और यहाँ बन रहे ताले के लिए कच्चे माल की बढ़ती कीमतों ने यहाँ के ताला व्यवसायियों और मजदूरों का हाल बेहाल कर दिया है। मटेरियल पर पैसे बढ़े हुए हैं, मालिक लोगों का ऑर्डर पे पूरे माल का ऑर्डर नहीं मिल पाता पैसों का, इस वजह काम की उसकी वजह से मद्दा है काम का। तो अलीगढ़ की लॉक इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब है। उसका कारण है कि कोरोना के बाद में रॉ मटेरियल्स के डेली रेट बढ़ रहे हैं और उनकी कोई निश्चिंतता नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर को मेट्रो की सौगात दी। पहले चरण में कानपुर में 9 किलोमीटर की रूट पर मेट्रो चलाई जाएगी, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ट्रायल रन किया गया। कार्यक्रम से पहले सीएम मेट्रो के अंदर पहुंचे और उसका जायजा लिया। वहां से सामने आई तस्वीरों में वे बीजेपी नेताओं के साथ मेट्रो में बैठे नजर आए। बाद में वे मेट्रो डिपो में ही तैयार किए गए मंच पर पहुंचे और ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। उनके बटन दबाते ही मेट्रो आगे बढ़ने लगी। ट्रायल रन शुरू होने के बाद अब जल्दी ही मेट्रो को आम लोगों के लिए भी शुरू कर दिया जाएगा। मध्य दिसंबर तक आधिकारिक तौर पर लोगों के लिए ये शुरू हो जाएगा। मेट्रो के बहाने मुख्यमंत्री ने यहाँ समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। इसलिए सरकारें थोड़ा भी प्रयास करती तो इसका लाभ बहुत पहले कानपुर वासियों को प्राप्त हो जाना चाहिए। जवाब में अखिलेश यादव ने भी उन पर तंज कसा और कानपुर मेट्रो को अपनी सरकार की देन बताया। एक 107 साल बाद मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की घर वापसी पर ऐसा भव्य कार्यक्रम तो होना ही था। वैसे ये तो दिल्ली में दिखा ट्रेलर भर है। अभी तो दिल्ली से काशी की यात्रा और फिर काशी में मां अन्नपूर्णा की पुनर्स्थापना के मौके पर भव्य कार्यक्रम की पिक्चर बाकी है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों की वजह से कनाडा से करीब 107 साल बाद भारत लाई गई है मां अन्नपूर्णा देवी की दुर्लभ प्रतिमा। ये जो मूर्ति है मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति है और यहाँ पर ये कार्यक्रम में लाई गई है कनाडा से 15 अक्टूबर को मोदी सरकार की कोशिशों के बाद। गोपाष्टमी के मौके पर केंद्र सरकार ने मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा को यूपी सरकार को सौंप दिया है। आपको बता दें, अब मां अन्नपूर्णा की काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापना की जाएगी। 15 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ धाम में इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। बताया जा रहा है कि इस मौके पर काशी में भव्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा।
डाक टिकट पर ये आस्था का सफर है जिसे घर लाने के लिए हर कोई बेताब है। और यही बात है कि आजकल भगवान राम से जुड़े डाक टिकटों की मांग बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह डाक टिकट पर रामायण से जुड़ी गाथाओं की तस्वीरें छपी हैं। आपको बता दें, प्रभु श्री राम से जुड़े दर्जन भर से ज्यादा डाक टिकट हैं। साथ ही 11 स्मारक डाक टिकट भी हैं। इनमें भूमि पूजन पर जारी हुए डाक टिकट पर राम मंदिर के मॉडल की मांग सबसे ज्यादा है। राम जन्मभूमि शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान जो कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प जारी हुआ था, उसमें 60,000 स्टैम्प्स जारी हुए थे जो सभी बिक चुके हैं और उसकी डिमांड अभी भी बरकरार है। लोगों ने उसको बढ़ चढ़ कर खरीदा था। जब कोई बीमार बहुत बीमार होता है, उस हाल में अगर अस्पताल में उसे फ्री में खाना मिल जाए तो फिर उससे बड़ा संबल उसके लिए कोई नहीं। यहाँ भी कैंसर पीड़ित मरीजों को फ्री में खाना मिल रहा है और इस वजह से यहाँ इलाज के लिए आने वाले मरीज सुकून महसूस करते हैं। स्कैनिंग को 10,500 होना बोलते, मैडम मदद करे 10,500 निकालने लगाए तो डॉक्टर जब रिपोर्ट देख के जब पकड़े बाद में मैडम बहुत खाना लाते बहुत बच्चे को अच्छा देखते। कैंसर पीड़ित मरीजों को फ्री में खाना हैदराबाद में सुधा केशव राजू की ओर से दिया जाता है। पिछले 3 साल से सुधा केशव राजू यहाँ कैंसर पीड़ित मरीजों को मुफ्त में पौष्टिक खाना खिला रही हैं। दरअसल सुधा केशव राजू कैंसर की वजह से अपने परिवार के 4 सदस्यों को खो चुकी हैं, लेकिन इतना दुख सहने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और कैंसर मरीजों की मदद का बीड़ा उठाया। इसी के तहत पिछले 3 साल से वो न केवल कैंसर के मरीजों को मुफ्त में पौष्टिक भोजन खिला रही हैं, बल्कि दवाएं देकर भी उनकी मदद कर रही हैं। धरती का स्वर्ग का खिताब तो घाटी ने सदियों पहले अपने नाम करा लिया था और अब अपनी हस्तकला, हस्तशिल्प और लोक कलाओं में भी श्रीनगर ने अपनी शोहरत का डंका बजा दिया है। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में श्रीनगर का नाम दर्ज होने से स्थानीय लोगों में तो उत्साह है ही, साथ ही हस्तशिल्प और हस्तकलाओं से जुड़े कारीगरों के चेहरे भी खिल गए हैं। उनका कहना है कि श्रीनगर ने सूची में शामिल किए जाने से उन्हें काफी लाभ मिलेगा, साथ ही उनके लिए विकास की नई राहें भी खुलेंगी। वेरी प्राउड मोमेंट, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। आप इस अचीवमेंट का इस चीज से कीजिए, इस पे बहुत मेहनत हुई है। हमें बहुत खुशी मिली है कि आर्ट एंड क्राफ्ट की वजह से यूनेस्को में हमारा नाम दर्ज हुआ है। आपको बता दें, यूनेस्को ने श्रीनगर को हस्तशिल्प और लोक कलाओं में अपनी खास पहचान हासिल करने के लिए क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में शामिल किया है। श्रीनगर अब 49 ऐसे शहरों में शामिल हो गया है जिसे इस साल यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में शामिल किया है। इन लोगों को यहाँ फ्रूट जूस, जैम, चटनी और अचार बनाने और उनके व्यवसाय की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग का मकसद मौसमी फलों को खराब होने से बचाने के साथ साथ लोगों को नए व्यवसाय की जानकारी देना है। जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से फूड प्रोसेसिंग यानी फल प्रसंस्करण के लिए 1 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप का आयोजन अनंतनाग में किया गया था। इस ट्रेनिंग के दौरान यहाँ के लोग, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थीं, उन्हें फ्रूट जूस, जैम, चटनी और अचार बनाने की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देने आए प्रशिक्षकों का कहना था कि फल प्रसंस्करण के जरिए फलों का संवर्धन कर आय के नए स्रोत बनाए जा सकते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में फलों का उत्पादन अधिक होता है और कभी कभी यहाँ के लोगों को फलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में फलों का जूस, अचार और जैम तैयार कर अच्छी आय अर्जित की जा सकती है। सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। हमें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, हमें भी कुछ करना चाहिए। ऐसा जैसे हम यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं वैसे ही कुछ हमें अपने घरों में करना है और दूसरों को भी सिखाना है। अनएम्प्लॉय ज़्यादातर है कश्मीर में। हम चाहते हैं इस ज़रिए हम कुछ सीखें, यहाँ से कुछ सीख के जाए और घर में वो सब बनाएं ताकि हमारी बेरोजगारी जो है वो दूर हो जाए। उत्तराखंड में फिर से हिमालयन कार रैली की शुरुआत हुई है। 1999 के बाद से रैली का आयोजन बंद था। उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने मसूरी के द सवाई होटल से इस हिमालय कार रैली को फ्लैग दिखाकर रवाना किया। सतपाल महाराज ने इस मौके पर कहा कि इस रैली की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें लोग अपने परिवार के साथ शामिल हो रहे हैं। इस प्रकार के आयोजन भविष्य में होने चाहिए ताकि लोग उत्तराखंड की वादियों और पहाड़ियों और यहाँ की सुंदरता का आनंद ले सकें।
लैंसडाउन, मसूरी, कुफरी और मनाली से होकर गुजरने वाली हिमालयन कार रैली में 100 से अधिक कारें शामिल हो रही हैं। बहुत अच्छा हुआ, यहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत सहयोग दिया है और यहाँ के टूरिज्म मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर आए, इससे हमको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। काफ़ी मज़ा आ रहा है, गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है, लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, लाइक माइंडेड पीपल के साथ। बहुत मेमोरेबल डे है कि 4 दशक बाद ये रैली वापस से यहाँ पे आई। आपको बता दें 1971 में इंडियन ऑटोमोटिव रेसिंग क्लब की स्थापना हुई थी और 1980 से लेकर 1999 तक हिमालयन कार रैली का आयोजन किया गया था। जितनी अद्भुत इसकी आवाज है उतनी ही अद्भुत ये रुद्र वीणा। प्रभु राम से जुड़े कथाओं की पेंटिंग से सजे इस रुद्र वीणा की इतनी खासियत है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। इस रुद्र वीणा को बनाया है गुजरात के वडोदरा के मिस्त्री परिवार ने। इस रुद्र वीणा की खासियत की बात करें तो इस रुद्र वीणा को हाथ की पेंटिंग के साथ साथ गोल्ड, सिल्वर और अमेरिकन डायमंड से सजाया गया है। रुद्रवीणा हमारे भारतीय संगीत का मूल तंतु वाद्य कहा जाता है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सभी भारतीय तंतु वाद्यों की ये जनता है। जो लोग रुद्रवीणा के बारे में ज्यादा नहीं जानते उन्हें बता दें, रुद्रवीणा भारत का एक दुर्लभ वाद्य यंत्र है। रुद्रवीणा की विशेषता इसका दंड है जो बांस से बना होता है और इसके फ्रेट मोम की मदद से तय होते हैं। खास बात यह है कि इसे बजाने वाले लोग अब गिनती के रह गए हैं। रुद्रवीणा के बारे में एक और खास बात बता दें कि इसकी खोज रावण ने की थी। और अब देख लेते हैं इंटरनेशनल खबरें। रोंगटे खड़े कर देने वाली एक वारदात की तस्वीरें सामने आई। वहां एक बंदूकबाज ने इलाके में इतनी दहशत फैलाई कि पूरा पुलिस विभाग 6 घंटे तक उसे सरेंडर कराने की कोशिश में उलझा रहा, लेकिन बताया गया कि वो आदमी नहीं माना और उसने 3 पुलिस वालों पर ही गोली चला दी। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे गोली मार गिराया। इससे पहले जैसे ही पुलिस को बंदूकबाज की एक रिहायशी इमारत में मौजूदगी की खबर मिली, पुलिस विभाग की इतनी गाड़ियां और जवान भागे भागे वहां पहुंचे कि पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। कुछ पुलिस वाले इमारत में घुसे तो कुछ ने नीचे सड़क पर ही डेरा डाल दिया। इसके बाद ऐसी मुठभेड़ हुई कि लोग भारी गोलीबारी की कान फाड़ आवाज से दहल उठे। नीचे सड़क से भी पुलिस संदिग्ध पर निशाना साधती हुई नजर आई। बताया गया कि पुलिस बंदूक लिए उस आदमी को समझाने की कोशिश में लगी थी। करीब 5 से 6 घंटे तक उससे बातचीत भी की गई, लेकिन उसने गोलियां चला दी, जिसमें 3 पुलिस वाले जख्मी हो गए। फिर पुलिस ने भी क्रॉस फायर किया और वो आदमी मौके पर ही मारा गया। पश्चिम एशिया के देश यमन से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एडन शहर में एक चलती कार में धमाके से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि उस कार में एक पत्रकार दंपति मौजूद था, जिनमें महिला पत्रकार गर्भवती थी और इलाज के लिए डॉक्टर के पास जा रही थी। तभी उनकी कार में एक जोरदार धमाके से आग लग गई। इस हादसे में महिला पत्रकार राशा अब्दुल्ला और उनके बच्चे की मौत हो गई, जबकि उनके पति महमूद अल अटोमी गंभीर रूप से घायल बताए गए। बीच सड़क पर हुए इस धमाके के बाद वहाँ लोगों का हुजूम जुट गया। कार में हुए इस ब्लास्ट को राष्ट्रपति ने आतंकी साजिश करार दिया। इस घटना के बाद उनकी कार पूरी तरह बर्बाद हो गई। वो किसी कबाड़ के ढांचे की तरह नजर आई, जिसका वीडियो वहां मौजूद लोग बनाते दिखाई दिए। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के लोग और इजराइल की सेना के जवान एक दूसरे से भिड़ बैठे। 2 दिन पहले इस इलाके में फिलिस्तीनियों के घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया था। फिलिस्तीनियों का आरोप है कि इसके पीछे वेस्ट बैंक में बसे इजराइल के लोगों का हाथ है। इसी की जांच करने के लिए इजराइल की सेना इलाके में पहुंची थी, लेकिन फिलिस्तीन के लोग खुद पर हमले से इतने आग बबूला थे कि वे इजराइल के सैनिकों पर टूट पड़े। वो सैनिकों पर पत्थर चलाते नजर आए। इजराइल के जवानों ने भी बाजुएं चढ़ा ली। उन्होंने फिलिस्तीन के लोगों पर आंसू गैस भी छोड़ी और तेज आवाज करने वाले बम भी। 2 दिन पहले इलाके में फिलिस्तीनियों के घरों और गाड़ियों को पहुंचाए गए नुकसान की तस्वीरें भी सामने आई हैं। वहां एक गाड़ी का टायर पंचर दिखा और उस पर पेंट से यहूदी धर्म का चिन्ह स्टार ऑफ डेविड बना नजर आया। एक घर की दीवार पर हिब्रू में जंग की धमकी भी लिखी दिखी। इस मामले की जांच करने के लिए इजराइल के जवान वहां पहुंचे थे, लेकिन फिलिस्तीन के लोगों ने आरोप लगाया कि उन पर इससे पहले हमले हो चुके हैं और हर बार इजराइल के सैनिक आते हैं, जांच का दिखावा करते हैं, मगर नतीजा कुछ नहीं निकलता।
स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर फटे ज्वालामुखी को 2 महीने होने को आए हैं, लेकिन इससे लावे और राख का अंबार उसी तरह निकल रहा है जैसे विस्फोट का पहला दिन हो। ज्वालामुखी कब शांत होगा, इसका जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है, बल्कि अनुमान तो ये लगाया जा रहा है कि अगले 3 महीने तक प्रकृति का ये प्रकोप जारी रह सकता है। यानी ज्वालामुखी का अब तक का मचाया उत्पात तो महज ट्रेलर ही है। वहां से सामने आई तस्वीरों में खौलते लावे की तपिश में ला पाल्मा टापू का 2000 एकड़ से भी बड़ा हिस्सा झुलसा हुआ नजर आया। चारों तरफ मची तबाही में सब कुछ उजड़ा दिखा, लेकिन फिर भी बीचों बीच से लावे की नदी किसी शिकारी की तरह आगे बढ़ती रही। इस आग के दरिये की वजह से 7000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर भाग चुके हैं, क्योंकि मकानों की दहलीजों पर तो लावे के पहाड़ जम गए हैं। वहीं ज्वालामुखी के मुहाने से जहरीली धुएं का ऐसा गुबार उठ रहा है जैसे 50 फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा हो। ज्वालामुखी की राख का तो कोई हिसाब ही नहीं। कई टन राख के ढेर को साफ करने के लिए स्पेन की सेना का जवान पसीना बहा रहा है। ढेर भी ऐसा कि तस्वीरें देखकर ऐसा लगा मानो कोयले की खदान में मजदूर काम पर लगे हों। कभी कोरोना संक्रमण का घातक कहर झेलने वाले सूरत ने अपनी गलती से खूब सबक लिया है। त्योहारों के बाद यहां कोरोना संक्रमण न फैले, इसके लिए सूरत नगर निगम ने शहर के हर चेक पोस्ट पर कोरोना टेस्टिंग पॉइंट लगा दिए हैं। इंतजाम ऐसा है कि किसी तरह की चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर ने गुजरात के शहर सूरत पर भयानक कहर बरपाया था। अभी कुछ महीनों पहले की ही बात है। यहाँ शमशान की चिताओं की गर्मी से भट्टियों की चिमनियां तक पिघल रही थी। लोग कोरोना के कहर से त्राहिमाम कर रहे थे। जाहिर है कोरोना का जख्म यहाँ के लोगों के दिलो दिमाग में गहरा है और शायद यही वजह है अब यहाँ के लोग पहले से ज्यादा सावधान हैं। जो गलतियां पहले हुई हैं अब उस चूक की कोई गुंजाइश नहीं है और आज की तारीख में सूरत में वो तमाम उपाय किए जा रहे हैं जो सूरत को कोरोना के खतरों से बचाएगा। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कुछ इसी तर्ज पर सूरत नगर निगम ने कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेते हुए आगे की कार्य योजना बनाई है, जिसका असर आपको सूरत में दाखिल होते ही दिखेगा। सूरत में आने वाले लोगों को पहले कोरोना की वैक्सीन ली गई है कि नहीं वो पूछा जाता है। अगर रिपोर्ट लेके आए हो तो उनका टेस्टिंग नहीं किया जाता, मगर जिसने वैक्सीन नहीं ली है, कोरोना का रिपोर्ट नहीं, उस ऐसे लोगों का टेस्टिंग सूरत में किया जा रहा है। लगातार पिछले 5 दिनों के टेस्टिंग में एक भी केस पॉजिटिव नहीं आया, जिसके चलते नगर निगम ने राहत की सांस ली है। पर आने वाले दिनों में कोरोना की तीसरी लहर की बात सामने आ रही है, उसके चलते एक भी केस ना, इसलिए लगातार 25 जगहों पे टेस्टिंग की कामगिरी लगातार नगर निगम की ओर से की जा रही है। सूरत का रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डा हो या सूरत में आने वाला कोई भी रोड, हर जगह पे टेस्टिंग महानगर पालिका की ओर से किया जा रहा है। कीर्तेश पटेल, न्यूज 18 नेटवर्क, सूरत। तमिलनाडु के कई शहरों में लगातार बारिश से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में 20 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों को बेवजह घरों से न निकलने की सलाह दी है। तमिलनाडु के कई शहरों में बारिश आफत बनकर बरस रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है, पेड़ गिर गए हैं, बिजली की आपूर्ति ठप हो गई। मौसम विभाग ने तमिलनाडु में बारिश का दौर अभी बने रहने का अनुमान जताया है, जिसमें कई जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है। 20 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवल्लूर, कल्लाकुरिची, सेलम, वेल्लोर, तिरुवन्नामलाई, रानीपेट और तिरुपत्तर में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। नीलगिरी, कोयम्बटूर, चेंगापल्टू, नामक्कल, तिरुचिरापल्ली, चेन्नई और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भारी बारिश का अनुमान है।
लोगों को बेवजह बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। Till tomorrow, public should be very careful, not unnecessarily not going outside till the event is over. दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में मजबूत तूफान की वजह से तमिलनाडु में भी ये हालात बने हैं। उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के बीच इस चक्रवाती तूफान का सबसे ज्यादा असर है, जो अगले 3-4 दिन रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।